हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स मार्च 2023 का एडिशन है। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। प्रतियोगिता दर्पण हम लोगों ने कवर कर लिया था। रेस्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो आपको क्रॉनिकल में कवर कर लिया जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण में बचा हुआ था आपको एक टॉपिक, वो है पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार को उस वीडियो में कवर नहीं किया गया था, इस वीडियो में सिर्फ कंप्लीट कवर किया गया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी। तो देखा जाए तो 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। इस मिशन से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिशा निर्देश तैयार करेगा। देखा जाए तो वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी की कमी होने की संभावना है। साथ ही प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। इसका जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 देखा जाए तो इसमें ये जो है वो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान इसे जारी किया गया। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 को जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में दावोस में। और इस लिस्ट को इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस तैयार करता है। ठीक है, इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस तैयार करता है जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जाती है। इसके लिए कंपनियों के सीईओ का कार्यकुशलता, कंपनी की ग्रोथ में उनकी भूमिका, शेयर मूल्यों में आगे बढ़ने में उनकी भूमिका का आकलन किया जाता है। ठीक है, देखिए इस सूची में प्रथम दो स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे है जेनसन हुआंग, ये अमेरिकी उद्योगपति हैं, एनवीडिया के सीईओ हैं, इनको अंक मिला है 83। दूसरे स्थान पे है मुकेश अंबानी, भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ, इन्हें अंक मिला है 81.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत और यूके ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है। भारत और यूके ने लॉन्च किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर किया गया। और ये भारत और ब्रिटेन के यंग प्रोफेशनल स्कीम्स इसे लॉन्च किया गया 9 जनवरी को। ये योजना जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच जो 3000 नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, और ये योजना जो है आपको ये योजना युवा भारतीयों और ब्रिटेन के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और अपने सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा। इस योजना की घोषणा जो है वो नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात शीर्ष निवेश राज्य। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गुजरात जो है वो घरेलू और विदेशी दोनों निगमों में नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य पर है। दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे ओडिशा और पांचवें पे तमिलनाडु है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान देखा जाए तो गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन रुपए के नए निवेश की घोषणा की गई, जो कि वित्त वर्ष 2021 के 2.91 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े से 237% अधिक है। ठीक है, देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान में विकास के उच्चतम दर देखी गई, जिसमें लगभग 535% की वृद्धि हुई और इसने 2.37 ट्रिलियन रुपए के नए निवेश को आकर्षित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड में कमला देवी जहाज शामिल। तो देखा जाए तो 11 जनवरी को भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में नया स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी को शामिल किया गया और ये फास्ट पेट्रोल वेजल्स की श्रृंखला में 5वां जहाज है। इसका जो निर्माण करता है वो है GRSE कोलकाता
और ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है इसे। देखा जाए तो ये जहाज जो है वो आपको 308 टन वजन के साथ लगभग 48.9 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है ये। और ये समुद्री मतलब जो गति है, समुद्री मील में जिसे नापते हैं, तो इसका अधिकतम गति है 34 समुद्री मील। ठीक है। और ये जहाज का जो नामकरण किया गया था वो एक समाज सुधारक के नाम पर किया गया था। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कैप्टन सुरभि जखमोला, बीआरओ में तैनात पहली महिला। बीआरओ जो सीमा सड़क संगठन है उसमें विदेशी असाइनमेंट पर तैयार होने वाली ये पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। ठीक है। और इन्हें भारतीय सेना के 117 इंजीनियर रेजिमेंट की सीमा सड़क संगठन में तैनात किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना में 117 इंजीनियर रेजिमेंट में तैनात किया गया है। और ये कैप्टन सुरभि जखमोला जो है वो दंतक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूटान भेजा जाएगा इन्हें। सीमा सड़क संगठन भारत का एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है उड़ीसा, देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य। तो देखा जाए तो उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा किया है। और राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन, ठीक है, जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस मिशन के लिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान की गई है। वर्ष 2019 में उड़ीसा में जगह मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो यूएन द्वारा महिला शांति सैनिकों की टुकड़ी अबेई में तैनात की गई। 6 जनवरी 2023 को महिला शांति रक्षकों की प्लाटून को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबेई में भारतीय बटालियन तैनात की गई है। और अबेई जो है वो दक्षिण सूडान की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो दक्षिण सूडान के सीमा पर है। भारत पहला देश बन गया जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया है। वर्ष 2022 में 31 अक्टूबर तक भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन में बांग्लादेश के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सेना भेजने वाला देश है। कुल 12 मिशन में भारत जो है वो 55,887 सैनिकों और कर्मियों को भेजा जा चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेपाल के पोखरा में तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के तीसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो नेपाल के पोखरा में किया। और इस हवाई अड्डे का जो निर्माण है वो चीन के वन बेल्ट वन रोड मिशन के तहत किया गया है। ठीक है। और चीन के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। इसके लिए चीन ने नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि आयरलैंड ने मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। 4 जनवरी 2023 को आयरलैंड ने मेटा पर 39 करोड़ यूरो लगभग 3,413 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और ये जुर्माना जो है मेटा पर डाटा संरक्षण आयोग ने कंपनी पर ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए लगाया है। यूरोपीय संघ की सख्त डाटा गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए 21 करोड़ यूरो और 18 करोड़ यूरो, ठीक है, 21 करोड़ यूरो और 18 करोड़ यूरो का जुर्माना इंस्टाग्राम से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैकमा चीन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप से बाहर। देखा जाए तो चीन के जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है एंट ग्रुप कंपनी पर अब जैकमा का नियंत्रण नहीं है। जैकमा जो है वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप के संस्थापक थे। और एंट ग्रुप चीन की ई कॉमर्स कंपनी जो है अलीबाबा के सहयोगी कंपनी है। वे अलीबाबा के सह संस्थापक भी हैं। 2 वर्ष पूर्व शेयर बाजार में जैकमा के आने के कारण ये नियामक कार्रवाई किया गया था। और एंट ग्रुप का 37 अरब डॉलर का आईपीओ 2020 में अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन किया गया। जैकमा के पास पहले एंट में
50% से अधिक अधिकार था, लेकिन अब जो बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव के बाद अब उनका हिस्सा मात्र 6.2% रह गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। यूपीआई लेन देन दिसंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर। देखा जाए तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो है वो दिसंबर में कुल 12.82 ट्रिलियन यानी कि लगभग के 174.6 बिलियन रुपए का, ठीक है, मतलब मूल्यों का रिकॉर्ड 7.82 बिलियन लेन देन प्रोसेस किया गया। ठीक है, मतलब लेन देन जो हुआ लगभग 7.82 बिलियन बार हुआ, उसमें 12.82 ट्रिलियन मूल्य का लेन देन हुआ है। ठीक है, और साल दर साल आधार पर वॉल्यूम और वैल्यू में क्रमशः 71% और 55% की बढ़ोतरी हो रही है। 2022 में यूपीआई में 125.94 ट्रिलियन रुपए के 74 बिलियन से अधिक लेन देन हुए थे, और 2021 में इसने 71.54 ट्रिलियन रुपए यानी कि 38 बिलियन लेन देन को संसाधित किया था। 2021 में 71.54 था और 2022 में आकर ये 125.94 ट्रिलियन हो गया था। ठीक है, लेन देन में। अब देखिए यूपीआई जो है मतलब ये मात्रा जो है 90% और मूल्य में 76% की वृद्धि प्रतिनिधित्व करता है। यूपीआई अक्टूबर 2019 में 1 बिलियन, अक्टूबर 2020 में 2 बिलियन और जनवरी 2021 में 3 बिलियन तक पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जीएसटी संग्रह 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक। देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 15% से बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यानी कि 15% बढ़ा मतलब कि 1.49 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। ठीक है, दिसंबर 2022 में सेंट्रल जीएसटी जो है सीजीएसटी हम लोग कहते हैं वो 26,711 करोड़ रहा, और स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी ये जो है आपको 33,357 करोड़ रुपए था। इंटीग्रेटेड जीएसटी 78,434 करोड़ रुपए और उपकर जो शेष है वो 11,005 करोड़ रुपए रहा। और सरकार ने इंटीग्रेटेड जीएसटी से सेंट्रल जीएसटी में 36,669 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी में 31,094 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया है। देखा जाए तो दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 15% अधिक है, और पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह जो था वो 1.30 लाख करोड़ रुपए रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको जो बजट है, ठीक है, बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है और ना ही प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर किया गया है। उसको हम लोग पीडीएफ में दे दिए हैं। आपको पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए खासकर, क्योंकि वहां वन लाइनर के रूप में पूरे बजट को दे दिया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा, आपको वहां पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूव करते हैं विविध में। पहला है वीर गार्जियन 2023 भारत जापान संयुक्त वायु अभ्यास। तो देखा जाए तो 12 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के हयाकुरी एयरबेस में संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय दल के 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 विमान शामिल हुए थे इसमें, और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का 4 F-2 और 4 F-15 विमानों के साथ भाग लिया। फिर नेक्स्ट है एमफेक्स 2023। तो ये 17 से 22 जनवरी को ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाला एक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया गया। मध्य आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका अभ्यास किया गया, और इसका उद्देश्य है तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मैरिक्स 2023 अभ्यास। तो देखा जाए तो जनवरी 2023 में अमेरिका और श्रीलंका के बीच मारिक्स 2023 अभ्यास का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस अभ्यास का पूरा नाम है कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिडेंस एंड ट्रेनिंग मरीन एक्सरसाइज 2023 है ये। और ये संयुक्त अभ्यास जो है वो सामरिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य युद्ध अभ्यास के बीच
आपदा राहत की तैयारी और स्वतंत्र हिंद प्रशांत बनाए रखने के लिए है। ठीक है, इसमें जो कैरेट है मतलब कि कॉर्पोरेशन एफलेट रेडियंस एंड ट्रेनिंग, अभ्यास में श्रीलंका की नौसेना, श्रीलंका की वायुसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रतिभागी शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अभ्यास तर्कस 2023। यह भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच आतंकवाद रोधी अभ्यास है। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास तर्कस 2023 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये संपन्न हुआ और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिका की स्पेशल कॉपरेशन फोर्सेस के बीच आतंकवाद रोधी अभ्यास का ये छठा संस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 5 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए। देखा जाए तो ये कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा व खेलकूद के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुने गए जो बच्चे हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार राशि है 1-1 लाख रुपए, पदक और प्रशस्ति पत्र। देखा जाए तो पुरस्कृत कुल 11 बच्चों में से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। विजेताओं का नाम यहाँ सूची में दिया गया है। पहला है अनुष्का जॉली, 14 वर्षीय है, ये सामाजिक सेवा में दिया गया है कैटेगरी में और ये दिल्ली की है। दूसरा है आदित्य सुरेश, 16 वर्षीय है, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में और ये केरल के हैं। ठीक है, ये सूची आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 10 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में किया गया है। और देखा जाए तो भारत के एस राजा मौली द्वारा जो निर्देशित फिल्म है आरआरआर, उसके गीत है नाटू नाटू, उसको सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब दिया गया। और ये पहला अवसर है जब किसी भारतीय फिल्म के किसी गीत को हॉलीवुड का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। और तो और यह फिल्म जो आरआरआर है, इसकी गीत जो है ये नाटू नाटू, वो ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी में वो दिया गया है द फैबलमैन्स को, द फैबलमैन्स। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है द बंसीज ऑफ इनिशेरिन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा कैटेगरी में दिया गया है ऑस्टिन बटलर को फिल्म एल्विस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है कॉलिन फैरल को द बंसीज ऑफ इनिशेरिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है ड्रामा में केट ब्लैंचेट फिल्म तार के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में, ठीक है, वो ड्रामा श्रेणी में था और म्यूजिकल कॉमेडी की श्रेणी में मिशेल येहो को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, फिल्म का नाम है द फैबलमैन्स। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रहा है गुइलेर्मो डेल टोरांस पिनोचियो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है खेल जगत के उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 और 21-22 और 20-21। ठीक है, 2 साल का दिया गया है, 20-21 का और 21-22 का। देखा जाए तो 24 जनवरी 2023 को खेलों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन में सर्वोच्च लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से निम्नलिखित 12 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक समारोह में सम्मानित किया। पुरस्कृत खिलाड़ियों की पूरी सूची अगर देखें तो वर्ष 2021 में जो देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है वो दिया गया है ज्योति शुक्ला को, हैंडबॉल कानपुर की है हैंडबॉल गेम के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई में दूसरा है नेहा कश्यप, वुशु खेल के लिए मेरठ की है। फिर लक्ष्मण पुरस्कार देखें तो मोहित यादव को दिया गया है, राहुल सिंह को दिया गया है और जनार्दन सिंह यादव को दिया गया है। ठीक है, मोहित यादव हैंडबॉल में, राहुल सिंह हॉकी में और जनार्दन सिंह यादव कुश्ती में। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है वर्ष 2021-22 का।
21-22 का देखें तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है वो मनीषा भाटी को दिया गया है, वुशु खिलाड़ी है, और तरुण शर्मा को दिया गया है जूडो में। और देखा जाए तो लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 का जो लक्ष्मण पुरस्कार है उसमें मोहम्मद आरिफ को दिया गया है हॉकी में, राधेश्याम सिंह को दिया गया है एथलेटिक्स में, सुहास एलवाई को दिया गया है बैडमिंटन में, विवेक चिकारा को दिया गया है तीरंदाजी में, और दीपेंद्र सिंह को दिया गया है शूटिंग में। चलिए नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में झांकियों के लिए पुरस्कार देखते हैं। तो देखा जाए तो 31 जनवरी को निर्णायक मंडल की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित झांकियों के लिए पुरस्कार का वितरण किया गया, और ये रक्षा राज्य मंत्री जो है श्री अजय भट्ट, उन्होंने दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में इसका आयोजन कराया था। ठीक है, देखा जाए तो राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार अगर देखें तो पहला है मानस खंड थीम पर आधारित उत्तराखंड का। ठीक है, और 3.5 शक्ति पीठ एवं नारी शक्ति को दर्शाने वाली जो झांकी थी महाराष्ट्र का। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे है अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाने वाली झांकी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकियों में 3 हो गया। अब देखते हैं मंत्रालय विभाग में, मंत्रालय एवं विभाग की श्रेणी में तो दिया गया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल थीम पर आधारित झांकी जो थी जनजातीय मंत्रालय की, उसे दिया गया है। और इसी श्रेणी में विशेष पुरस्कार सीपीडब्ल्यू जो है वो जैव विविधता संरक्षण पर दिया जाता है, इसके आधारित झांकी पर दिया गया है। ठीक है, और ऑनलाइन भागीदारी के आधार पर जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी है उसका पुरस्कार दिया गया है आपको क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात थीम की झांकी है। ठीक है, गुजरात की, उसे दिया गया है। और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में जो पॉपुलर चॉइस रहा वो पहला पुरस्कार दिया गया गृह मंत्रालय की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए। ठीक है, सीआरपीएफ के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र 2023। तो देखा जाए तो सेना और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कार एवं अन्य सैन्य अलंकार की सूची जारी की गई। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी जो विज्ञप्ति थी उसके अनुसार 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र शामिल है। फिर देखा जाए तो इनमें कीर्ति चक्र में 4 है। ठीक है, और शौर्य चक्र में जो 2 है, इन 4 को मतलब कीर्ति चक्र के 4 और शौर्य चक्र के 4, सॉरी 2। ठीक है, 4 और 2 यानी कुल 6 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया है। कीर्ति चक्र में जो सम्मानित किए जाने वाले हैं उसमें है आपको डोगरा रेजिमेंट के मेजर सुभांग, राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सार्जेंट कांस्टेबल रोहित कुमार, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। हेड कांस्टेबल सोवी नारायण, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। और हैंड कांस्टेबल श्रवण कश्यप, ये भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2022 में। तो देखा जाए तो 28 से 30 जनवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट के क्षेत्र में अपने वर्ष 2022 का 18वां पुरस्कार का घोषणा किया गया। और ये आईसीसी का जो वर्ष 2022 का प्रमुख पुरस्कार की सूची है उसमें पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी में। तो पुरुष कैटेगरी में जो देखेंगे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया गया वो है बाबर आजम पाकिस्तान के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर यानी ओडीआई क्रिकेट के जो क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम को ही दिया गया है, पाकिस्तान के हैं बल्लेबाज में। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर जो है वो है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव भारत के। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी मतलब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो मार्को जैनसन को दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो है गेरहार्ड इरास्मुस नामीबिया के। महिला कैटेगरी में देखें तो महिला कैटेगरी में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशेल हे होई फ्लिंट अवार्ड जो है ट्रॉफी वो दिया गया है नताली स्क्यूअर को इंग्लैंड की। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी विमेंस में जो दिया गया है वो नताली स्क्यूअर को दिया गया है, इंग्लैंड के हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी जो चुने गए हैं वो है ताहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी जो है
वो चुना गया है रेणुका सिंह को, भारत के हैं। और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर जो है वो है ईसा ओझा, संयुक्त अरब अमीरात के। कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अंपायर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी, वो दी गया रिचर्ड एलिंगवर्थ को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार जो है वो दिया गया है आसिफ शेख, नेपाल के हैं उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 में। तो 30 जनवरी 2023 को, वर्ष 2022 का अमर उजाला में सब सम्मानों का वितरण नई दिल्ली में एक समारोह में किया गया। ठीक है, जितने भी सम्मान है उनका सभी का वितरण जो है वो दिल्ली में एक समारोह में किया गया। देखा जाए तो वर्ष 2022 के शब्द सम्मानों की पूरी सूची जो है वो निम्नलिखित है। जैसे हिंदी एवं हिंदीतर भाषा में सतत एवं विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए आकाशदीप को सम्मान किया गया, 5-5 लाख रुपए इन्हें दिया गया। ठीक है, फिर है हिंदी के लिए दिवंगत शेखर जोशी, हिंदुत्तर भाषा के लिए प्रतिभा राय, उड़ीसा का। अन्य पुरस्कार में देखें तो प्रशस्ति पत्र 1-1 लाख, और कृति मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए दिया जाता है छाप सम्मान। कथा वर्ग में देखा जाए तो चंदन पांडे को दिया गया वैधानिक गल्फ के लिए, और कविता वर्ग में पूनम वासन को दिया गया, और कथेतर वर्ग में सुधीर चंद्र को दिया गया। किसी लेखक को पहली बार मतलब किसी लेखक को जो पहला श्रेष्ठ रचना के लिए दिया जाता है, किसी भी लेखक को श्रेष्ठ रचना के लिए दिया गया है थाप सम्मान, और वो है अनुशक्ति सिंह। ठीक है, अनुशक्ति सिंह को दिया गया, जो कि शर्मिष्ठा के लिए दिया गया है। फिर है अनुवाद के लिए भाषा बंधु सम्मान दिया गया है आशुतोष गर्ग को। नादिया मुराद की अंग्रेजी कृति द लास्ट गर्ल की हिंदी अनुवाद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2022। तो 14 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 की वर्ष की 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का फाइनल दौर अमेरिका के लुसियाना स्टेट ऑफ ऑर्लेंस यानी न्यू ऑर्लेंस में, न्यू ऑर्लेंस शहर में हुआ है। ठीक है, और विजेता है आर बानी गैब्रियल, 28 वर्षीय अमेरिकी है। और अब तक 9 मिस यूनिवर्स जो है वो अमेरिका की सुंदरी चुनी जा चुकी हैं। 10 वर्ष के अंतराल के बाद ये ताज किसी अमेरिकी ने जीता है। मिस यूनिवर्स का जो खिताब है किसी अमेरिकी ने 10 साल बाद जीता है। और प्रथम उप विजेता है अमांडा डुडामेल, वेनेजुएला की, और द्वितीय उप विजेता है एड्रियाना मार्टिनेज, डोमिनिकन रिपब्लिक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। देखा जाए तो जनवरी 23 को मतलब 23 जनवरी 2023 को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2023 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा नेताजी जयंती पे की गई। ठीक है, और देखा जाए तो संस्थागत श्रेणी में जो विजेता है वो है उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया है। देखिए, पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पद्म पुरस्कार में, जो पद्म अलंकार 2023 है, जिसमें आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आते हैं। ठीक है, देखिए 74वें गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या पर मतलब एक दिन पहले शाम के वक्त गृह मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें पद्म अलंकरण विजेताओं की सूची जारी की गई। ठीक है, और देखा जाए तो यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए कुल 106 पदक अलंकरण को दिया गया है। ठीक है, कुल 106 लोगों को 106 पदक दिए गए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कुल 19 महिलाएं हैं, 6 पद्म भूषण है, 6 पद्म विभूषण है,
9 पद्म भूषण है और 91 पद्म श्री विजेताओं की सूची है। चलिए आगे देखें। इस सूची में देखें पद्म विभूषण में 6 लोग हैं। पहला है आपको श्री बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है अन्य वास्तुकला के क्षेत्र में, और ये गुजरात के हैं। फिर जाकिर हुसैन है दूसरा, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं। फिर है एस एम कृष्णा को दिया गया है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, कर्नाटका के हैं। और दिल्ली महान लॉबिस्ट मरणोपरांत दिया गया है दवा के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के हैं। और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों के हैं, जो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, देखिए ये हुआ आपको पद्म विभूषण। पद्म भूषण कुल 9 लोग हैं और आपको पद्मश्री 91 है। ठीक है, कुल 91, इन टोटल आपको 106 लोगों को ये पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में। क्रॉनिकल बुक का ये पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, देखा जाए तो विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत आर विष्णु प्रसाद को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर विष्णु प्रसाद के नाम पर 69 पेटेंट दर्ज हैं और ये पुरस्कार उन्हें संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो आठवां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से वर्ष 2023 का अग्रणी आधुनिक भारतीय कवि, आलोचक, संपादक, अनुवादक और अकादमी के सच्चिदानंद को सम्मानित किया गया। के सच्चिदानंद के बारे में देखें तो ये नाटकों और यात्रा वृत्तांतों के अलावा 21 कविता संग्रह, विश्व कविता पर 16 पुस्तकों का अनुवाद करने के साथ ही मलयालम और अंग्रेजी में साहित्यिक आलोचना की 21 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करते हैं नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो अमेरिका में टॉल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं, ये हुए हैं स्वप्न धैर्यवान। नेक्स्ट है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीएमडी कौन नियुक्त हुए? ये नियुक्त हुए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है नीलमणि फुकन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित असमी भाषा के जाने माने कवि का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखा जाए नेक्स्ट है एम एस प्रभाकर, कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार एम एस प्रभाकर का निधन हो गया है। नेक्स्ट है केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में देखें तो बंगाल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो देखा जाए तो उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी, इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसके लेखक हैं बॉब डायलन। नेक्स्ट है वार ऑफ लंका, इसके लेखक हैं अमीश। नेक्स्ट है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इसके लेखक हैं जीवेश नंदन। नेक्स्ट है सीज वुमेन इन स्टीम, इसके लेखक हैं एल्सा मेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। और नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, इसके लेखक हैं शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखा जाए तो लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन 20 से 26 दिसंबर 2022 तक भोपाल में आयोजित 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी के बारे में देखें तो 30 दिसंबर को कोनेरू हम्पी ने अल्माटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में रजत पदक जीता और महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बीबी सारा बालाबायेवा ने
स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। तो देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट में 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का नामों की घोषणा की है। टेस्ट में आपको ऋषभ पंत को, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, और जसप्रीत बुमराह यानी गेंदबाज है, ठीक है, इन्हें दिया गया है। एक्चुअली कहा जाए तो हर फॉर्मेट में दो लोगों को दिया गया, कहने का मतलब एक बल्लेबाज को और एक गेंदबाज को। टेस्ट में दिया गया है ऋषभ पंत को, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, और गेंदबाज में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। फिर वो ओडीआई में देखें तो ये श्रेयस अय्यर को दिया गया है बल्लेबाज के रूप में वनडे के, और गेंदबाज के रूप में दिया गया है मोहम्मद सिराज को। ठीक है, ये बीसीसीआई का पुरस्कार है। और टी20 में दिया गया है सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाज के रूप में, और भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाज के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पृथ्वी शॉ का रणजी ट्रॉफी में 13 शतक। तो देखा जाए तो 11 जनवरी 2023 को पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 13 शतक लगाया, और पृथ्वी शॉ मुंबई की तरफ से खेलते हुए 379 रन 383 गेंदों पर बनाकर 13 शतक लगाया। फिर देखिए तो अपनी पारी में पृथ्वी शॉ संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके नाम पे रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। ठीक है, संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी के 2022 की टी20 टीमों की घोषणा। तो देखा जाए तो 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पुरुषों और महिला क्रिकेट दोनों के लिए 2022 का टी20 टीम ऑफ द ईयर घोषित किए। ये पुरुषों की है और ये महिलाओं की। ठीक है, इसको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आईसीसी अवार्ड 2022 में। तो ये आईसीसी अवार्ड है, विनर है 2022 के। आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए सभी अवार्ड्स का विजेताओं की घोषणा की, जिसमें आईसीसी ने इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर जो दिया है उसकी विजेता है रेणुका सिंह, भारत की है। और इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मार्को जॉनसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है गेरहार्ड इरास्मस, नामीबिया के। और महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ईसा ओझा, यूएई के। मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव, भारत के। और महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं ताहलिया मैकग्राथ, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो बाबर आजम को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के हैं। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है नेट साइवर को, जो कि इंग्लैंड के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बेन स्टोक, इंग्लैंड के। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है, जिसका प्राइज का नाम है राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी, वो जीते हैं नेट साइबर। नेट साइबर इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है आसिफ शेख को, नेपाल के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर जो है वो डेविड शेफर्ड ट्रॉफी, वो दिया गया है रिचर्ड एलिंगबर्थ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस की ओर। ठीक है, और ये दिवस जो है आपको देखा जाए तो भारतीय कैलेंडर में जो 2023 और उसका थीम जो है वो दिया गया है। तो देखा जाए तो जनवरी महीना को कर्तव्य पथ को समर्पित किया गया, जिसका उद्देश्य या थीम कहें तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को राजपथ का नामकरण कर्तव्य पथ के रूप में किया था। ठीक है, जनवरी को मनाया गया कर्तव्य पथ का समर्पित दिवस। फिर फरवरी में है किसान कल्याण को समर्पित किया गया, फरवरी महीने को। ठीक है, किसान कल्याण को समर्पित किया गया। उद्देश्य था कि किसानों की भलाई के कार्यक्रमों को समर्पित है। ठीक है, फिर आपको मार्च, तीसरा मंथ है मार्च, नारी शक्ति को समर्पित है। इस महीने में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। फिर है अप्रैल, अप्रैल को शिक्षित भारत के रूप में समर्पित किया गया है, मतलब शैक्षिक सुधार पर जोर देना सरकार का प्रमुख एजेंडा में शामिल है। फिर आते हैं मई, मई को किया है कौशल भारत और कुशल भारत के रूप में। उद्देश्य है मई महीना स्किल इंडिया यानी कि कुशल भारत को समर्पित। फिर आते हैं जून में, जून का जो थीम था वो था फिट इंडिया। थीम क्या है? फिट इंडिया। और उसके जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिटनेस का मंत्र भारत के हर घर में
ले जाने के उद्देश्य से इस महीने का थीम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ है जुलाई। जुलाई का जो थीम है वो है मिशन लाइफ। उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी के सपर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और मिशन लाइफ का हिस्सा बने के तहत जुलाई का थीम रखा गया। अगस्त है खेलो इंडिया। इसका उद्देश्य है देश के नौनिहाल खेले भी और उनके और खिले भी खेले भी और खिले भी। सितंबर महीने का देखें तो यह वसुधैव कुटुंबकम। भारत की G20 की अध्यक्षता के मद्देनजर सितंबर महीने का थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। फिर आते हैं अक्टूबर में खाद्य सुरक्षा। सही पोषण से देश रोशन को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीने का थीम रखा गया है। नवंबर महीने का थीम है आत्मनिर्भर भारत। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मूल मंत्र पर आधारित है। फिर दिसंबर महीने का रखा गया है अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर को भारत का ग्रोथ इंजन मानते हैं और उसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं। ऐसे में ये महीना पूर्वोत्तर को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब दिवस के रूप में देखें पूरे जनवरी महीने को तो 1 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, और 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस जिसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। थीम था पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपको है 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था। ठीक है, इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 21 जनवरी त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, 3 राज्यों का, त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर का। 23 जनवरी में आता है पराक्रम दिवस जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 जनवरी में। 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। फिर 24 जनवरी को मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। 25 जनवरी को मनाया गया हिमाचल दिवस के रूप में। 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। इसका थीम था वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। 26 जनवरी को मनाया गया है भारत का गणतंत्र दिवस और साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को मनाया गया विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, और 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है और आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हमारे onlinestudycenter.in वेबसाइट पे जाइए, पीडीएफ सेक्शन में जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।